हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 2 होगा। लेक्चर 1 में हम लोग धातुओं के मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण से अलग हो जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन पूरी धातु में स्वतंत्रता पूर्वक घूमने लगते हैं और उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लगभग 10⁵ मीटर पर सेकंड के ऊष्मीय वेग से गैस के मॉलिक्यूल की तरह पूरे धातु में स्वतंत्रता पूर्वक घूमते रहते हैं। चलिए, आज का जो हमारा लेक्चर 2 है उसमें सबसे पहले हम मुक्त इलेक्ट्रॉन के माध्य मुक्त पथ को पढ़ेंगे। मीन फ्री पाथ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मीन फ्री पाथ होता क्या है? जैसा कि आप लोगों ने धातुओं के मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल में पढ़ा था कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूरी धातु में गैस के मॉलिक्यूल की तरह स्वतंत्रता पूर्वक घूमते रहते हैं। और जो मेटल्स होती हैं, जो धातुएं होती हैं, उनके अंदर धनायन होते हैं। जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर स्वतंत्रता पूर्वक गति करेंगे, गैस के मॉलिक्यूल की तरह घूमेंगे, तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन जो धनायंस हैं, जो पॉजिटिव आयंस हैं, उन पॉजिटिव आयंस से टकराएंगे। सपोज कर लीजिए एक पॉजिटिव आयन आपका ये है, ये फर्स्ट पॉजिटिव आयन है। एक पॉजिटिव आयन हमने ये ले लिया, ये सेकंड पॉजिटिव आयन है। यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन चला और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलकर फर्स्ट पॉजिटिव आयन से λ1 दूरी तय करने के बाद टकरा गया। जस्ट अगली टक्कर के लिए ये मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ से टकराने के बाद भागा और ये नेक्स्ट पॉजिटिव आयन से टकराया और इस बीच इसे दूरी तय करनी पड़ी λ2। यहाँ पर जो हमने दो टक्कर ली हैं, ये दोनों क्रमागत टक्कर हैं, लगातार आने वाली टक्कर हैं। जैसे अगर एक टक्कर 5वीं है तो दूसरी 6वीं होगी, एक नमी है तो दूसरी 10वीं होगी। आप यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो आपको टक्कर लेनी है वो दो क्रमागत टक्कर ही लेनी है, कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन्स को ही लेना है। ऐसा नहीं कि एक आपने 5वीं टक्कर ले ली तो दूसरी 12वीं टक्कर ले ली, एक 12वीं ले ली तो दूसरी 15वीं ले ली, लगातार आने वाली टक्कर ले ली। तो पहली टक्कर के बीच सपोज कर लीजिए λ1 दूरी तय करनी पड़ी। जो नेक्स्ट टक्कर है, जस्ट अगली वाली टक्कर है, उसमें सपोज λ2 दूरी तय करनी पड़ी। देन अगर हम इन दोनों डिस्टेंस का एवरेज निकालें तो वो एवरेज हो जाएगा λ1 प्लस λ2 अपॉन, और इसी एवरेज को कहते हैं मीन फ्री पाथ और फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ। अब देखिए डेफिनेशन क्या बनी। मुक्त इलेक्ट्रॉन की धनायनों से दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी को उस मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहते हैं। नॉर्मली जितनी भी धातुएं होती हैं उन मेटल्स के लिए जो मीन फ्री पाथ होता है वो नियर अबाउट 10⁻⁹ मीटर होता है। धातुओं की अगर हम बात करें तो धातुओं की दो क्रमागत टक्करों के बीच, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन की धनायनों से जो दो क्रमागत टक्करें हैं उनके बीच में लगभग एवरेज डिस्टेंस 10⁻⁹ मीटर कवर होती है। तो ये था मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ। अब हम पढ़ेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मुक्त इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इसके भी आप लोग समझ लीजिए। से देखिए ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला,
फर्स्ट पॉजिटिव आयन से टकराया, तो इस मुक्त इलेक्ट्रॉन को यहाँ से फर्स्ट पॉजिटिव आयन तक जाने में कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा। सपोज कर लीजिए वो टाइम हमारा टाउ 1 है। नेक्स्ट, जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर टकरा गया तो अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन रुकने वाला तो नहीं है, चैन से बैठने वाला नहीं है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागेगा और अगले पॉजिटिव आयन से टकराएगा। अब मान लीजिए यहाँ से भागा और अगला जो सेकंड पॉजिटिव आयन मिला, यहाँ पर जो सेकंड कोलिजन हुई वो यहाँ से यहाँ तक आने में इसे कुछ ना कुछ टाइम तो जरूर लगेगा। सपोज कर लीजिए सेकंड कोलिजन में जो टाइम है वो λ2 लगा, सॉरी टाउ 2 लगा। अब अगर हम दोनों टाइम का एवरेज निकालें तो वो टाउ 1 प्लस टाउ 2 अपॉन 2 होगा, और यही एवरेज टाइम होता है टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, श्रांति काल। समझ में आया श्रांति काल क्या है? किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन की धनायनों से दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे औसत समय अंतराल को उस मुक्त इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल कहते हैं। देखिए, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन का धातुओं के लिए श्रांति काल होता है वो लगभग 10⁻⁻14 सेकंड का होता है, 10⁻⁻14 सेकंड होता है। यानी किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की धनायनों से दो क्रमागत टक्करों के बीच जो एवरेज समय लगता है वो लगभग 10⁻⁻14 सेकंड लगता है। बहुत छोटा समय है, ठीक है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं 10⁻⁻14 सेकंड। और जो माध्य मुक्त पथ आपको बताया था मेटल्स के लिए एवरेज वो 10⁻⁹ मीटर था, मतलब 1 नैनोमीटर। तो ये था मुक्त इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल और मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहली बात देखिए, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गैस के मॉलिक्यूल की तरह पूरे मेटल के अंदर गति। तो ये अब हम देखिए शिक्षा नोट पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं धातुओं के अंदर उनका जो ऊष्मीय वेग होता है वो 10⁵ मीटर पर सेकंड होता है किसी भी मुक्त इलेक्ट्रॉन का। और सारे मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो औसत ऊष्मीय वेग होता है, तो यहाँ पर ऊष्मीय वेग तो आपका होता है ऊष्मीय वेग 10⁵ मीटर पर सेकंड। और सभी इलेक्ट्रॉनों का जो औसत ऊष्मीय वेग होता है, औसत ऊष्मीय वेग, औसत ऊष्मीय वेग जो होता है वो होता है 0। जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सारे मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो औसत ऊष्मीय वेग है वो 0 होता है। अगर मान लीजिए पहले इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग U1 है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग U2 है, तीसरे इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग U3 है, और ऐसे ही nवें मुक्त इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग UN है, देन इन सभी का जो औसत ऊष्मीय वेग होगा U1 प्लस U2 प्लस U3 एंड सो ऑन डॉट डॉट प्लस UN अपॉन n बराबर 0। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो ऊष्मीय वेग होता है वो तो 10⁵ मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन जो औसत ऊष्मीय वेग होता है वो हमेशा 0 होता है। थर्ड, जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो लिक्विड्स में भी होता है, लेकिन लिक्विड में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से नहीं होता, बल्कि उसमें जो आयंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, उसकी वजह से होता है। ठीक है, तो ये हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो है ऊष्मीय वेग और औसत ऊष्मीय वेग हो गया। अब हमें पढ़ना है कि कोई इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है, उस इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट का फ्लो कितना होगा, उस इलेक्ट्रॉन से करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हमें पढ़ना है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वृत्तीय कक्षा में, वृत्तीय कक्षा में
घूमते मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धारा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन के कारण करंट का फ्लो कितना होगा, उस करंट को हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए I इक्वल्स टू करंट जो I होती है वो I इक्वल्स टू E/T होती है। ये फार्मूला I इक्वल्स टू Q/T से हमने निकाला है। I इक्वल्स टू Q/T करंट में आप लोगों ने पढ़ा है। I इक्वल्स टू Q/T में जो Q होगा उसकी जगह E आ जाएगा, क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, उसके लिए हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। और टाइम जो T है वो एक चक्कर का समय है। कैपिटल T यहाँ पर एक चक्कर का समय है, इसके लिए हम आवर्तकाल भी कहते हैं। तो जो करंट होती है किसी घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के कारण वो I बराबर E/T होती है, जहाँ T क्या है, जहाँ T आवर्तकाल है। क्या है? आवर्तकाल मतलब एक चक्कर का समय। अब अगर वो आपको वेग दे दे, कभी कभी न्यूमेरिकल्स में वो क्या काम करता है कि किसी वृत्तीय कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन b वेग से घूम रहा है, कोई वेग की वैल्यू दे देगा, इतने वेग से घूम रहा है, तो धारा बताइए। तो अगर वेग दे रखा हो तब कैसे निकालेंगे? यदि वेग दिया हो, अगर वेग दिया हो तो वेग दिए होने पर क्या हो जाएगा, t समय है, और समय बराबर होता है दूरी बटे 4। दूरी बटे 4, यहाँ पर दूरी से मतलब है एक चक्कर की दूरी आएगी, क्योंकि यहाँ t जो है वो एक चक्कर का समय है। जब t एक चक्कर का समय है तो जो हम दूरी लगाएंगे वो एक चक्कर की दूरी लगाएंगे, और एक चक्कर की दूरी हो जाएगी 2πr, क्योंकि एक चक्कर जो होगा वो वृत्त की परिधि के बराबर होगा। ठीक है, ये वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो एक चक्कर में देखिए इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से चला तो पूरे एक चक्कर में ये जो है परिधि के बराबर दूरी तय करेगा, और सर्कल की जो सरकमफेरेंस यानी परिधि होती है वो 2πr होती है, और 4 हमने मान ली b। तब ये वैल्यू उठा के रख दीजिए यहाँ पर, तब I बराबर कितना हो जाएगा, E/2πr/b। b पहुंचेगा ऊपर, तो I इक्वल्स टू आ जाएगा ED/2πr। ये करंट तब है जब आपको वेग दे रखा हो, वेग और त्रिज्या दे रखी होती है तो करंट हम इससे निकालते हैं। टाइम पीरियड दे रखा होता है आवर्तकाल, तो हम करंट इससे निकालते हैं। कभी कभी वो आवृत्ति दे देता है। आवृत्ति का मतलब एक सेकंड में चक्रों की संख्या, यानी इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में उस वृत्तीय कक्षा में कितने चक्कर लगा रहा है। अगर वो चक्कर दे रखे हो यानी आवृत्ति दे रखी हो, तब हम कैसे निकालेंगे? तो सेकंड है यदि आवृत्ति दी, यानी आवृत्ति का मतलब है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन पर सेकेंड, एक सेकेंड में चक्करों की संख्या अगर हमें दे रखी हो, तो देखिए आवृत्ति जो होती है, आवृत्ति स्मॉल n बराबर 1/t होती है, या t बराबर 1/n आ जाएगा। आवर्तकाल की जगह 1/, आवृत्ति कर देंगे और ये यहाँ उठा के रख देंगे, तब I बराबर कितना आ जाएगा, I बराबर हो जाएगा E/1/t, या फिर I बराबर 1/n है यहाँ पर, या I इक्वल्स टू n t। इससे भी हम करंट निकाल देंगे। क्लियर हो गया? तो जब इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है तो उस इलेक्ट्रॉन से हम करंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक तो उसका फार्मूला आवर्तकाल दे रखा हो तो ये होता है, अगर चाल और त्रिज्या दे रखी हो तो इससे निकालते हैं, और अगर आवृत्ति दे रखी हो तो I बराबर n × E से निकालते हैं। तो ये वृत्तीय कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के कारण, चलिए तो हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एक वृत्तीय कक्षा में घूमता है तो उससे करंट का फ्लो कितना होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन हमारा ये है, कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 0.5 एंगस्ट्रॉम की वृत्तीय कक्षा में 3 × 10⁻15 चक्कर पर सेकंड की आवृत्ति से घूम रहा है। वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जब इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है तो उस इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट होती है वो आपको पता है, अभी ड्राइव किया था, I इक्वल्स टू E/T होती है।
लेकिन इसमें टी आवर्तकाल हमें दे रखा है, बट ये यहाँ पर जो टी है वो आवर्तकाल है, लेकिन जो क्वेश्चन हमें दिया है उसमें आवर्ती दे रखी है, तो यहाँ इस आवर्तकाल के लिए हमें आवर्ती में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट जो टी होता है वो 1/n होता है, आवर्तकाल जो है वो आवर्ती का रेसिप्रोकल होता है। अब यहाँ पर वैल्यू लगा देंगे टी की, तब I बराबर हो जाएगा E/1/n। n ऊपर पहुंचेगा तो I इक्वल्स टू हो जाएगा n। n आवृत्ति है जो हमें दे रखी है 3 × 10⁻15, तो n की जगह पर 3 × 10⁻15 लगा देंगे। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि आप लोगों को पता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, तो फिक्स वैल्यू है, रटी हुई है। इनका मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 4.8 × 10⁻4 एम्पीयर। इतनी करंट फ्लो होगी अगर इलेक्ट्रॉन प्रति कक्षा में रिवॉल्व करेगा। चलिए अब हम इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे डिफरेंट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 0.5 एंगस्ट्रॉम की त्रिज्या में 3.14 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड की चाल से चक्कर लगा रहा है, धारा की गणना कीजिए। देखिए जो पिछला क्वेश्चन था उसमें उसने आवृत्ति दे दी थी, इस बार उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्वेश्चन वही है, रेडियस भी वही है, बस थोड़ा सा उसने चेंज ये किया कि इस बार आवृत्ति की जगह पर उसने वेग दे दिया। हर क्वेश्चन में वो यही डिफरेंस करेगा, कहीं पर आवर्तकाल दे देगा, कहीं पर आवृत्ति दे देगा, कहीं आपको चाल दे देगा, कहीं त्रिज्या दे देगा। बस इस तरीके से बदल बदल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में इस बार रेडियस हमें दे रखी है और इस बार हमें वेग दे रखा है। तो जब रेडियस और वेग दे रखी है तब आपके लिए धारा कैसे कैलकुलेट करनी है। रेडियस है इस बार 0.5 एंगस्ट्रॉम, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी था। एंगस्ट्रॉम को सबसे पहले आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम सब कुछ यहाँ पर SI सिस्टम में लगाते हैं। तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻10 का मल्टीप्लाई करेंगे, एक ये पॉइंट हटेगा तो 10⁻11 मीटर हो जाएगा। ये रेडियस होगी। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो दे रखी है 3.14 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। अब हमें निकालना है करंट। देखिए करंट का जो हमारा फार्मूला है वो तो वही होता है I = E/T, क्योंकि I = Q/T से हमने निकाला है। क्योंकि जगह पर जो नॉर्मली चार्ज होता था उसकी जगह पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज किया है, मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश आपने लगाया है। तो E तो चेंज होगा नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ही चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अब हमें आवर्तकाल को हटाना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें आवर्तकाल नहीं दिया है, आवर्तकाल की जगह पर उसने वेग दे रखा है। तो आवर्तकाल को हमें रिप्लेस करना है वेग से। तो इसके लिए देखिए T आपने पढ़ा था, यहाँ पर इसके लिए छोड़िए, बट जो आवर्तकाल एक चक्कर का समय होता है वो दूरी बटे चाल होता है। दूरी का मतलब एक चक्कर की दूरी, और एक चक्कर की जो दूरी है वो आपको पता है परिधि के बराबर होगी। देखिए ये सर्कल है, तो इसमें एक चक्कर की जो दूरी होगी वो इस पूरी सर्कमफेरेंस के बराबर होगी, और वो परिधि आप लोगों को पता है 2πr होती है, और अपॉन में चाल हमने b लगा दी। देन करंट कितनी हो जाएगी, I = हो जाएगी E/T की जगह लगा दीजिए 2πr/b। देखिए b पहुंचेगा ऊपर और 2πr रहेगा नीचे। सभी की वैल्यू लगानी है। E की वैल्यू पता है आपको 1.6 × 10⁻19, और b वेलोसिटी इस बार हमें 3.14 × 10⁻6 देगी। 2π पाई की वैल्यू ये भी पता होती है, 3.14 है, और r रेडियस है वो हमें उसने दे दी है। रेडियस है 5 × 10⁻6 मीटर। यहाँ कुछ कैंसिल हो सकता है, 3.14 से 3.14 कैंसिल कर दीजिए, और ऊपर ये बचेगा, यहाँ 10⁻6 से 10⁻6 कैंसिल कर दीजिए। 2π r की वैल्यू 5 × 10⁻11 है, -11, ठीक है, ये -11 पावर है। अब ऊपर 1.6 × 10⁻, देखिए पावर कितनी बचेगी, 10⁻19 ऊपर है, +6 ऊपर है, -19 से +6 पावर जाएगी तो -13 पावर बचेगी। तो ऊपर पावर बचेगी -13, और नीचे 2 और 5 का मल्टीप्लाई करिए, 10 × 10⁻11 आ जाएगा। तो 1.6 × 10⁻13 और अपॉन में
नीचे 1 × 10⁻⁻10। ये जो -10 है उसे हम ले चलेंगे ऊपर। -10 को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर +10 हो जाएगी। तो यहाँ से फाइनली जो करंट निकल के आएगी वो 1.6 × 10⁻⁻13 × 10⁻+10। तो ये हो गया 1.6 × 10⁻⁻13 + 10 पावर है। जब हम घटाएंगे तो पावर -3 बचेगी। तो फाइनल जो हमारी करंट आई वो 1.6 × 10⁻⁻3 एम्पियर। ठीक है। तो आवर्त काल अगर दे रखा हो तब करंट कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी दे रखी हो तब करंट कैसे निकालते हैं, और अगर हमें आवृत्ति दे रखी हो तब करंट कैसे निकालते हैं, तो इन तीनों से रिलेटेड आप लोगों को एक एक न्यूमेरिकल करा दिया। चलिए अब हम इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है, काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अनुगमन वेग, अनुगमन वेग, इसे अपवाह वेग भी कहते हैं, अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें पढ़नी काफी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अनुगमन वेग क्या होता है? देखिए आप लोगों ने मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो मॉडल पढ़ा था उसमें क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण से अलग हो जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन पूरी धातु में जस्ट लाइक अ गैस मॉलिक्यूल क्या करने लगते हैं, घूमने लगते हैं, और उनका जो वेग होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड, मतलब लगभग वो 1,00,000 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से घूमते हैं उस मेटल के अंदर। अब अनुगमन वेग क्या होता है? लेकिन देखिए जो वो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बिल्कुल गैस मॉलिक्यूल की तरह घूमते हैं। जैसे आपने पढ़ा है जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं वो उसमें जिगजैग मोशन होता है, इधर उधर गति करते रहते हैं, पूरी धातु में स्वतंत्रता पूर्वक घूमने लगते हैं। उनकी कोई निश्चित एक पर्टिकुलर उसकी डायरेक्शन नहीं होती है, कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ना होने की वजह से जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन सारे इलेक्ट्रॉन्स का जब हम औसत ऊष्मीय वेग निकालते हैं तो वो जीरो आता है, क्योंकि वो सारी वेलोसिटी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाती हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई वेलोसिटी लेफ्ट डायरेक्शन में है तो जस्ट उसके अपोजिट उतनी वेलोसिटी अगर राइट डायरेक्शन में चली गई तो वो दोनों वेलोसिटी कैंसिल आउट हो जाएंगी और रिजल्टेंट वेलोसिटी जीरो आएगी। इसीलिए जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स का जो औसत ऊष्मीय वेग होता है वो जीरो होता है। वो जीरो आपको पता है क्योंकि वो सारे रैंडमली मोशन करते हैं, इसीलिए वो जीरो आता है। लेकिन अनुगमन वेग में क्या होता है? ये तब होता है जब कोई भी चालक किसी एक्सटर्नल सोर्स से ना जुड़ा हो। जैसे अगर हमने एक तांबे का कोई तार ले लिया, जैसे सपोज ये हमारा कोई कॉपर वायर है और इस कॉपर वायर को हमने बैटरी से अभी कनेक्ट नहीं किया है, तो इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स तो हैं लेकिन वो सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन रैंडमली मोशन कर रहे हैं, इधर उधर गति कर रहे हैं, और इसीलिए सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो औसत ऊष्मीय वेग है वो जीरो है। और औसत ऊष्मीय वेग जीरो होने की वजह से इस कॉपर वायर में कोई भी करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। ये आप जानते हैं किसी भी वायर में करंट का फ्लो तब तक नहीं होता है जब तक आप उसके लिए किसी एक्सटर्नल सोर्स जैसे सेल या फिर बैटरी या कोई भी वोल्टेज सप्लाई जो आपके घरों में आ रही है, जब तक आप उससे उसके लिए कनेक्ट नहीं करते हैं तब तक उसमें करंट का फ्लो नहीं होता है। उसका मेन रीजन यही है क्योंकि बिना किसी कनेक्टिंग के जो औसत ऊष्मीय वेग सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स का होता है वो जीरो होता है। लेकिन अनुगमन वेग में क्या होता है? जैसे ही हम किसी वायर के लिए, जैसे ये हमने एक वायर ले लिया, ये कोई कॉपर वायर है और कॉपर वायर में आपको पता है मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसके अंदर क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हमने इस कॉपर वायर के लिए एक बैटरी से कनेक्ट किया, ये हमने बैटरी ले ली और इस कॉपर वायर को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। अब आपको पता है जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर नेगेटिव चार्ज होता है और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो जो बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। मींस जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के अंदर होंगे वो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव जो टर्मिनल है वो सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पर क्या करेगा? अट्रैक्शन लगा देगा, जिसकी वजह से ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इसकी ओर अट्रैक्ट होगा। अब जब मुक्त इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे
तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट का फ्लो होने लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट मूव करती है, करंट अपोजिट गति करती है, तो इलेक्ट्रॉन इधर के लिए क्या करेंगे, मूव करने लगेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग से गति करेंगे, ठीक है, एक निश्चित वेग से गति करेंगे और उसी निश्चित वेग को कहते हैं अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग क्या हुआ, जब हम किसी, दो लाइन की डेफिनेशन है, जब हम किसी चालक तार के लिए किसी बैटरी से जोड़ते हैं, किसी एक्सो सोर्स से जोड़ते हैं, तो उस चालक तार के सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग, और उस निश्चित वेग की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। एक निश्चित वेग से एक निश्चित दिशा में या फिर बैटरी के उच्च विभव वाले सिरे की ओर गति करने लगते हैं, और इसी निश्चित वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। जो अनुगमन वेग होता है उसे हम BD से डिनोट करते हैं, और इसकी जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है वो 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, बहुत छोटी वैल्यू है। देखिए औसत ऊष्मीय वेग आपने पढ़ा था 10⁵ मीटर पर सेकेंड, और ये केवल 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड है, और इसी को कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन या फिर अपवाह वेग। क्लियर हो गया अनुगमन वेग क्या होता है। जब हम किसी चालक तार को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इस चालक तार के मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग से, मीन्स 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के वेग से बैटरी के उच्च विभव वाले सिरे की ओर गति करते हैं, और इसी निश्चित वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। इसे BD से डिनोट करते हैं, BD ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल आप लोग केवल ऐसे सुन लीजिए। क्वेश्चन है हमारा, किसी चालक तार में बिंदु A से B की ओर 10⁹ इलेक्ट्रॉन और B से A की ओर 10⁹ प्रोटॉन 10⁻³ सेकंड में प्रवाहित हो रहे हैं। इस तार में बहने वाली धारा का मान और दिशा बताइए। देखिए एक कोई चालक तार है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक कोई चालक तार है, इसमें बिंदु A से B की ओर इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं n सफिक्स में e, वो 10⁹ है, और जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं वो A से B की ओर चल रहे हैं, ये चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन। और जो प्रोटॉन इसमें चल रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो भी 10⁹ है, और प्रोटॉन इसमें चल रहे हैं B से A की ओर। तो इस चालक तार में A से B की ओर तो चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और B से A की ओर चल रहे हैं प्रोटॉन। अब इसमें जो करंट का फ्लो होगा वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की वजह से होगा, क्योंकि आपको पता है जो करंट का फ्लो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन भी इस वायर में करंट को फ्लो करेगा, और प्रोटॉन भी इस वायर में करंट का फ्लो करेगा। लेकिन ये जो करंट फ्लो हो रही है वो 10⁻³ सेकेंड तक हो रही है, यानी T की वैल्यू हमें 10⁻³ सेकेंड दे दी उसने। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से सबसे पहले धारा निकालेंगे, I सफिक्स में लगा देंगे E। I का मतलब इलेक्ट्रॉन ड्यू टू करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। I इक्वल्स टू आप जानते हैं ये होता है Q इक्वल्स टू NE होता है, तो I इक्वल्स टू Q/T। इससे कर दीजिए Q/T, Q की जगह पर NE लगा देंगे, NE। तो Q की जगह हमने NE लगा दिया क्योंकि Q बराबर NE फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है आप लोगों ने। NE, N के सफिक्स में E इसलिए लगा दिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ये, अपॉन में T। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमें दे रखी है 10⁹, E की वैल्यू हमें पता है 1.6 × 10⁻⁻19, ये चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है, और T की वैल्यू 10⁻³ है। तो 1.6 × 10⁻⁻19 में से +9 जाएंगे तो -10 बचेंगे, और ऊपर -3 जाएंगे तो +3 हो जाएंगे, तो ये बचेगा -7 एम्पीयर। ठीक है, तो ये आ गई करंट इसमें -1.6 × 10⁻⁻7। ये करंट इलेक्ट्रॉन की है। अब हम निकालेंगे करंट ड्यू टू प्रोटॉन। प्रोटॉन की करंट कितनी होगी, ये भी NpE/T, बिल्कुल सेम इसी फार्मूले से निकाल देंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें दे रखे हैं, सेम है 10⁹। चार्ज प्रोटॉन का भी सेम होता है 1.6 × 10⁻⁻19।
और अपॉन में टी, जो टाइम है वो 10⁻³ है। वैल्यू बिल्कुल सेम आएगी 1.6 × 10⁻⁷ है। लेकिन इन दोनों करंट की डायरेक्शन देखनी है हमें। देखिए इलेक्ट्रॉन जिधर चलता है, इलेक्ट्रॉन की करंट उसके जस्ट अपोजिट चलती है। अगर इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर चल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो करंट आई ई है वो बी से ए की ओर चलेगी। सेम ऐसे ही देखिए प्रोटॉन बी से ए की ओर चल रहे हैं, अगर प्रोटॉन बी टू ए मूव कर रहे हैं तो प्रोटॉन की जो करंट होगी आई पी वो भी बी टू ए मूव करेगी, क्योंकि प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो करंट होती है वो हमेशा चार्ज की ही दिशा में होती है, और इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए नेगेटिव चार्ज की जो करंट होती है वो चार्ज के अपोजिट चलती है। तो यहां पर आई ई और आई पी दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। सो टोटल करंट निकालेंगे तो आई ई प्लस आई पी हो जाएगा। आई ई 1.6 × 10⁻⁷ और आई पी भी 1.6 × 10⁻⁷। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3.2 × 10⁻⁷ एम्पियर। और इसकी दिशा देखिए, दोनों करंट बी से ए की ओर जा रहे हैं तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो बी टू ए हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं पर खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे का डिस्कस करेंगे।